गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर अभियान। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने राजस्थान पर मुख्यतः 4 अभियान किए, वो चारों हमको ध्यान में रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान था राजस्थान पर वो था रणथंबोर अभियान। रणथंबोर अभियान, ठीक है। और ये जो रणथंबोर का अभियान है ये हुआ है 1301 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो नेक्स्ट अभियान था वो था मेवाड़ अभियान, और मेवाड़ अभियान जो पूर्ण हुआ है वो हुआ है 1303 में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर और बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो नेक्स्ट अभियान था वो था सिवाना अभियान। सिवाना अभियान, और सिवाना अभियान जो है ये 1308 में हुआ। ठीक है। और नंबर 4 जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण राजस्थान में हमें याद रखना है वो आक्रमण है जालोर अभियान। ठीक है। और जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का जो कब्जा है, अधिकार है, वो 1311 में जाकर पूरा हुआ है। ठीक है। तो ये मेन बातें हो गई अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की। ठीक है। अब इन्हीं अभियानों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के अगर शासनकाल की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा है। ठीक है। और इस मतलब अवधि के दौरान इसने अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर 4 बड़े आक्रमण किए। ठीक है। इन्हीं 4 बड़े आक्रमणों को हमें ध्यान में रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अभियान है वो है रणथंबोर अभियान। ठीक है। तो हम सबसे पहले रणथंबोर अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो रणथंबोर की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान का कारण क्या है, तो सबसे पहले हम कारण पर बात करेंगे कि भाई इसने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण क्यों किया। ठीक है। तो रणथंबोर अभियान का जो कारण है वो होगा हमीर द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोलों को शरण दिए जाना। ठीक है। अब ये मंगोल विद्रोही कौन कौन हो गए, तो इसमें आपको 3 नाम याद रखने हैं। मीर मोहम्मद शाह, ठीक है, दूसरा के हब्रू, और तीसरा बारद। ये देखो, ये 3 जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे और मंगोल थे। इन तीनों को रणथंबोर का शासक था हमीर देव ने शरण दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी मांग की, हमीर देव ने इनको अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द करने से मना कर दिया। इसीलिए रणथंबोर का जो अभियान है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया। ठीक है। तो हम थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि ये भाई कैसे इसके विद्रोही बने अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखो, दिल्ली है, दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की शॉर्ट फॉर्म हम लिख लेते हैं एके। ठीक है। एके ने गुजरात में एक अभियान भेजा। ठीक है। गुजरात में लूटपाट करने के इरादे से ये एक अभियान भेजा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की तुर्की सेना थी और प्लस इनके साथ में मंगोल भी थे। ठीक है। मंगोलों में कौन कौन, मीर मोहम्मद शाह, केहबरू और बारद, ये इसमें शामिल थे। ठीक है। तो जब तुर्की सेना और मंगोल सेना गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात में लूटपाट करके जब वापस लौट रही थी तो रास्ते में मंगोलों में और अलाउद्दीन खिलजी की जो तुर्की सेना है, शाही सेना है, इसके अंदर झगड़ा हो जाता है आपस में। ठीक है। तो ये जो मंगोल हैं ये इनको तुर्की सेना के सैनिकों को घायल कर जितना भी धन गुजरात से लूटा गया था उस धन को लूट लेते हैं और लूट कर ये लोग पहुंच जाते हैं रणथंबोर। रणथंबोर का जो शासक है उसका नाम है हमीर देव चौहान। ठीक है।
हमीर देव चौहान से ये जो मंगोल है मीर मोहम्मद शाह केबरू और बारद, ये इससे शरण मांगते हैं। हमीर देव चौहान इनको शरण दे देता है। ठीक है, यहीं से अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव की शत्रुता जो है वो शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान से इन तीनों मतलब जो विद्रोही हैं मंगोल विद्रोही, इनको वापस देने की मांग करता है। हमीर देव चौहान इनको देने से इनकार कर देता है। हमीर देव चौहान कहता है कि इन लोगों को मैंने शरण दी है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है, तो मैं फिर अपना काम करता हूं। अलाउद्दीन खिलजी 1299 में अलाउद्दीन खिलजी 1299 में हमीर देव चौहान के ऊपर अभियान भेजता है और इस अभियान का नेतृत्व नुसरत खां प्लस उलूग खां ये दोनों कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंबोर पर पहला अभियान भेज रहा है वो कब भेज रहा है? 1299 में भेज रहा है। और किसके नेतृत्व में भेज रहा है? तो नुसरत खां प्लस उलगू खां के नेतृत्व में भेज रहा है। ठीक है, देखो जो रणथंबोर का दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग से पहले एक दुर्ग और पड़ता है जिसे कहा जाता है झाइन का किला, झाइन दुर्ग। ठीक है, झाइन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की चाबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1299 में नुसरत खां व उलगू खां हमला करते हैं और झाइन दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेते हैं साहब। ठीक है, तो झाइन दुर्ग के ऊपर 1299 में नुसरत खां और उलगू खां का अधिकार हो जाता है। ठीक है, हमीर देव चौहान इधर से पलटवार करता है। हमीर देव चौहान अपने सेनापति जिनका नाम था धर्म सिंह प्लस भीम सिंह, इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजता है और यह सेना जाकर झाइन दुर्ग के ऊपर हमला करती है। इस पलटवार से जो तुर्की सेना है, शाही सेना, उसके पैर उखड़ जाते हैं और इस युद्ध में नुसरत खां मारा जाता है। नुसरत खां मारा जाता है और उलगू खां भागकर वापस दिल्ली आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। ठीक है, तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण है जो रणथंबोर पे होता है वो असफल हो जाता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी को खुद को गुस्सा आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही सेना लेकर आ जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर निकल रहा है 1301 में। ठीक है, और ये क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी आकर सबसे पहले झाइन के दुर्ग को जीतता है और झाइन दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल देता है। ठीक है, कई महीनों तक ये घेरा चलता रहता है। ठीक है, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी को दो गद्दार मिल जाते हैं, एक का नाम है रणमल और दूसरे का नाम है रतिपाल। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रणथंबोर के गद्दार कौन है, तो रणथंबोर के गद्दार हो गए रणमल प्लस रतिपाल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी रणमल रतिपाल को अपनी तरफ मिलाता है। रणमल और रतिपाल जो है ये रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश करते हैं और रणथंबोर दुर्ग के अंदर जितनी भी खाने पीने की सामग्री होती है उसे गौ रक्त से और गाय की हड्डियों से दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो हमीर और राजपूतों के पास में अब कोई चारा नहीं रहता है क्योंकि महल के अंदर रणथंबोर दुर्ग के अंदर जो भी खाने पीने की सामग्री थी वो सब दूषित हो जाती है। इसलिए हमीर देव चौहान महल से मतलब रणथंबोर दुर्ग से बाहर निकल कर आते हैं और केसरिया कर लेते हैं। ठीक है, हमीर की पत्नी जिनका नाम था रंग देवी और पुत्री का नाम था पदमला। ठीक है, ये तो हो गई पत्नी और ये हो गई पुत्री, पत्नी और पुत्री, ये दोनों भी क्या करती हैं? ये जल जोहर कर लेती है। ठीक है, ये जो रणथंबोर दुर्ग है, रणथंबोर दुर्ग के अंदर एक तालाब है जिसका नाम है पदमला तालाब, पदमला तालाब। तो इसी पदमला तालाब के अंदर हमीर की पत्नी रंग देवी और पुत्री पदमला दोनों डूबकर जल जोहर कर लेती है। तो जल जोहर की जो एकमात्र घटना है वो कहां हो रही है? वो राजस्थान में एकमात्र जल जोहर की घटना रणथंबोर में हो रही है।
ठीक है। 11 जुलाई 1301 को 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को उल्गू खां को सौंप देता है। ये जो उलूग खां है, इसी उलूग खां को रणथंभौर दुर्ग सौंप देता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक इतिहासकार था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है जिसका नाम है खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल फतूह ग्रंथ में इस रणथंभौर आक्रमण का हमें आंखों देखा विवरण मिलता है। ठीक है। जब रणथंभौर दुर्ग पर 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो वहां पर अमीर खुसरो एक स्टेटमेंट देता है। वो कथन आपको ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो कहता है रणथंभौर विजय के पश्चात कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है। कुफ्र का मतलब होता है इस्लाम का विरोध करने वाला। ठीक है। तो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कथन किसका है, किस युद्ध के दौरान कहा गया है, ये आपको याद रखना है। ये कथन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये सब कहानी हो गई कहां की, रणथंभौर अभियान की। अब देखो, जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी इन तीनों विद्रोहियों को पकड़ लेता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो सबसे ज्यादा दुश्मनी है वो मीर मोहम्मद शाह से। ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो मीर मोहम्मद शाह इसको अलाउद्दीन खिलजी को लूट लेता है, प्लस अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम है जिसका नाम है चिमना बेगम। चिमना बेगम ये मराठा थी। ठीक है। मराठा बेगम थी। चिमना बेगम जो है वो मीर मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी और इस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को भी थी। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह से डबल चिढ़ता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह को पकड़ता है और इससे पूछता है कि अगर मैं तुझे जीवित छोड़ दूं तो तू क्या करेगा। तो मीर मोहम्मद शाह कहता है कि मैं जाऊंगा, सेना इकट्ठी करूंगा और अलाउद्दीन मैं तुमसे युद्ध करूंगा और अगर इस युद्ध में मैं जीत जाता हूं तो मैं हमीर के वंशजों को रणथंभौर दुर्ग पुनः सौंप दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी इतना सुनता है और तलवार से मीर मोहम्मद शाह की गर्दन अलग कर देता है। ठीक है। तो मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम वाली कहानी भी आप थोड़ी सी याद रखना। ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर के ऊपर 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अभियान की हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान हुआ है चित्तौड़ अभियान। तो नेक्स्ट अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। एके का चित्तौड़ अभियान कब हुआ है, 1303 के अंदर। ठीक है। देखो, अगर बात की जाए तो चित्तौड़ का जो शासक था मेवाड़, मेवाड़ में भी हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करेंगे। मेवाड़ बहुत लंबा चौड़ा था, उसमें हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करेंगे। ठीक है। तो जो मेवाड़ का शासक था वो था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है 1302 से लेकर 1303 तक का माना गया है। 1 साल का इसका शासनकाल रहा है। रावल रतन सिंह के बारे में मेन बातें ये हो जाएगी कि रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद में रावल शाखा समाप्त हो जाती है और मेवाड़ में जो है राणा शाखा या सिसोदा शाखा की जो है हमको शासक देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखो, रावल रतन सिंह की बात की जाए तो रावल रतन सिंह 1302 के अंदर मेवाड़ का शासक बना। समर सिंह का यह पुत्र था। ठीक है। रावल रतन सिंह का एक मंत्री था। इस मंत्री का नाम था राघव चेतन। ठीक है। इसको मंत्री कह दो या इसको तांत्रिक कह दो आप। ये इसका मंत्री भी था और ये तंत्र विद्या भी करा करता था, राघव चेतन। ठीक है।
अब देखो बात है रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह के समय श्रीलंका पड़ता था, सिंहल द्वीप, श्रीलंका। श्रीलंका का नाम था उस वक्त सिंहल द्वीप। ठीक है, सिंहल द्वीप में इस समय गंधर्व सेन का शासन था। ठीक है, और गंधर्व सेन की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था चंपादेव। गंधर्व सेन और चंपादेव की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मनी। ठीक है, तो ये इसकी पुत्री थी पद्मनी। ये जो पद्मनी है, पद्मनी के पास में एक तोता था, उस तोते का नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता। ठीक है, देखो इस हीरामन तोते की ये विशेषता थी कि ये तोता मनुष्यों की भाषा समझ लेता था और मनुष्यों की भाषा बोल सकता था। ठीक है, तो एक बार रानी पद्मनी हीरामन तोते को चुग्गा वगैरह खिला रही थी। इसी दौरान ये जो इस तोते का जो पिंजरा है वो खुला रह जाता है और ये तोता उड़ जाता है पिंजरे से। ठीक है, और ये तोता उड़ता 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 एक शिकारी के हाथ में लग जाता है। ठीक है, ये शिकारी देखता है कि भाई ये तोता तो बोलने वाला है, तो शिकारी इस तोते को मारता नहीं है और इस तोते को न मारकर ये शिकारी इस तोते को एक ब्राह्मण को दे देता है। ठीक है, कहा जाता है कि 1,00,000 रुपए में ये इस ब्राह्मण को बेच देता है तोते को शिकारी। और इस ब्राह्मण से ये जो तोता है ये पहुंच जाता है राघव चेतन के पास में। ठीक है, राघव चेतन इस तोते से सारी जानकारी ले लेता है। अब ये जो तोता है कोई ऐतिहासिक जानकारी तो देगा नहीं, तोता किसकी जानकारी देगा? रानी पद्मनी की जानकारी देगा। ठीक है, तो राघव चेतन इस हीरामन तोते से रानी पद्मनी के रूप सौंदर्य के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। ठीक है, ये जानकारी लेने के बाद में राघव चेतन पहुंच जाता है रावल रतन सिंह के पास में और रावल रतन सिंह को जाकर ये पूरी बात बता देता है। ठीक है, रावल रतन सिंह कहते हैं भाई ये अब इतनी सुंदर राजकुमारी है तो हमें भी देखना पड़ेगा। तो रावल रतन सिंह और राघव चेतन दोनों वेश बदलकर योगी या भिखारी का वेश बना लेते हैं। ठीक है, योगी या भिखारी का वेश बनाते हैं और दोनों जने पहुंच जाते हैं सिंहल द्वीप में, श्रीलंका में पहुंच जाते हैं दोनों जने। ठीक है, अब ये रानी पद्मनी को देखना चाहते थे रावल रतन सिंह, तो ये हर रोज राज दरबार में पहुंच जाया करते थे और वहां से भिक्षा वगैरह लेकर वापस आ जाते थे। ठीक है, लेकिन इनको 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, इनको रानी पद्मनी का दर्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखो ये जो रावल रतन सिंह है और राघव चेतन ये रोज रोज गंधर्व सेन के दरबार में पहुंच जाते थे। अब आपके घर कोई रोज रोज आएगा तो आप उसको पहचानने लगोगे। तो गंधर्व सेन ने भी सोचा कि भाई ये कौन है दोनों भिखारी जो रोज ही आ जाते हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है 20-21 दिन के बाद में रावल रतन सिंह और राघव चेतन दोनों फिर से राज दरबार में पहुंच जाते हैं और उसी दौरान उस दिन इनको जो रानी पद्मनी है वो अपने जो इस गंधर्व सेन का महल है यहाँ पर शीश महल था, इस शीश महल के ऊपर वो टहलती हुई इनको नजर आ जाती है। ठीक है, और रावल रतन सिंह रानी पद्मनी को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, देखो रानी पद्मनी के सौंदर्य का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, पद्मावत में किया गया है। पद्मावत में यह बताया गया है कि रानी पद्मनी की स्किन जो थी, चमड़ी इतनी ज्यादा पारदर्शी थी कि अगर वो पानी भी पीती थी ना तो पानी उसके यहां से गले से नीचे उतरते हुए दिखाई देता था। ठीक है, तो रावल रतन सिंह जो है ये एकदम से रानी पद्मनी को देखकर वहीं पर ही एकदम सूध बूध खो देते हैं। ठीक है, गंधर्व सेन भी इन लोगों के इंतजार में रहता है क्योंकि गंधर्व सेन सोचते हैं कि भाई कौन है ये रोज रोज आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो गंधर्व सेन रावल रतन सिंह को और राघव चेतन को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। तो अब जो रावल रतन सिंह है ये गंधर्व सेन को अपनी सच्चाई बता देते हैं और गंधर्व सेन को कहते हैं कि मैं मेवाड़ का शासक हूं, मेरे को ऐसे हीरामन तोता मिला, पूरी कहानी बता देते हैं और इस तरह से मैं आपकी पुत्री के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसको देखने के लिए आया हूं। ठीक है, गंधर्व सेन सोचता है कि भाई मेवाड़ जैसे शक्तिशाली
राज्य का एक शासक है, वो मतलब मेरी पुत्री के लिए भिखारी बन सकता है, तो मेरी पुत्री को इससे ज्यादा कौन प्रेम कर सकता है। तो गंधर्व सेन रावल रतन सिंह की और पद्मनी की शादी करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई पद्मनी रावल रतन सिंह को कैसे मिली थी। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो रावल रतन सिंह पद्मनी से विवाह करके उसको मेवाड़ में ले आते हैं। ठीक है, अब देखो एक दिन की बात है, एक दिन राघव चेतन, वही जो मंत्री है या तांत्रिक है, ठीक है, राघव चेतन और रानी पद्मनी के बीच में कुछ बात को लेकर अनबन हो जाती है। ठीक है, और पद्मनी रावल रतन सिंह को बोलती है, रावल रतन सिंह राघव चेतन को देश निकाला दे देते हैं अपनी पत्नी के कहने पर। राघव चेतन इस बात से नाराज हो जाता है और राघव चेतन यहां से सीधा पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंचकर राघव चेतन रावल रतन सिंह के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को भड़का देता है और रानी पद्मनी के सौंदर्य की और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रशंसा करता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मनी की सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था, तो राघव चेतन था। इसने रावल रतन सिंह को भी सूचना दी थी पद्मनी की और इसने अलाउद्दीन खिलजी को भी पद्मनी की सूचना दी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जब इस बात को सुनता है तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है और रानी पद्मनी को पाने की वो हर कोशिश करने लगता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 को 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना होता है और दिल्ली से रवाना होकर जाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लेता है। ठीक है, चारों तरफ से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लेता है। ठीक है, राजपूत क्या करते हैं, वही काम करते हैं, दुर्ग के गेट बंद कर देते हैं और दुर्ग के अंदर सब राजपूत सेना इकट्ठी हो जाती है। 6-7 महीने तक इसी तरह घेरा डाला रहता है। अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये थोड़ा ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो इसलिए इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी एक चाल चलता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह के पास में एक संदेश भिजवाता है कि मुझे एक बार रानी पद्मनी का दर्शन करवा दो, एक बार मुझे रानी पद्मनी को दिखा दो, मैं उसे देखकर वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो रावल रतन सिंह दिखाने से मना कर देते हैं। ठीक है, मना कर देते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी फिर कहता है, फिर से संदेश भिजवाता है और अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ठीक है, मुझे केवल रानी पद्मनी की परछाई दिखा दो, मैं उसकी परछाई देखकर भी वापस लौट जाऊंगा। तो इस बार रावल रतन सिंह जो है वो इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं, परछाई दिखाने के लिए सहमत हो जाते हैं। देखो ये जो घटना है ये प्रमाणिक नहीं है कि पद्मनी को दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था। पद्मनी और रावल रतन सिंह की जो भी कहानी है वो सारी विवादास्पद कहानी है, इतिहासकार इसके ऊपर एक मत नहीं है, मैं तो बस वही पढ़ा रहा हूं जो इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, मेरा इसमें कोई मत नहीं है। ठीक है, तो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दोबारा से चाल चलता है और ये कहते हैं कि भाई मुझे इसकी परछाई ही दिखा दो। ठीक है, तो अब की बार रावल रतन सिंह तैयार हो जाते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तालाब होता है, इस तालाब के किनारे एक दर्पण लगाया जाता है, 45 डिग्री पर झुकाकर एक दर्पण लगाया जाता है और इस दर्पण के सामने रानी पद्मनी खड़ी हो जाती है। रानी पद्मनी का जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पर पड़ता है और इस दर्पण से ये इस तालाब में पड़ता है और इस तालाब के पास में खड़ा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मनी का जो प्रतिबिंब है वो तालाब के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तालाब के अंदर रानी पद्मनी के प्रतिबिंब को देखकर जो अलाउद्दीन खिलजी है ये एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, और
मतलब इसको दिखा दिया गया। अब रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी जब दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर निकलते हैं, यानी कि रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखा देता है, और दिखाने के बाद में जब ये मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर छोड़ने आता है इसको अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बना लेता है। ठीक है, बंदी बनाकर ये मतलब बंदी बनाता है और संदेश भिजवाता है महल के अंदर रानी पद्मनी के पास में कि अगर अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो मेरे साथ दिल्ली चलने की तैयारी करो। ठीक है, तो रानी पद्मनी बैठक बुलाती है, जितने भी इनके सेनापति हैं या सरदार हैं उन सबकी बैठक बुलाती है। ठीक है, तो इस बैठक में रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे जिनका नाम था गोरा प्लस बादल। ठीक है, ये गोरा और बादल कौन है? तो गोरा और बादल रानी पद्मनी के भाई प्लस भतीजे हैं, भाई प्लस चाचा है। ठीक है, जब रानी पद्मनी की रावल रतन सिंह के साथ में शादी हुई थी तो ये दोनों भी रानी पद्मनी के साथ आ जाते हैं मेवाड़ में और मेवाड़ के सेनापति बन जाते हैं। तो गोरा बादल कौन है? एक भाई है और एक चाचा है रानी पद्मनी के। और रानी पद्मनी के साथ में 1600 महिलाएं भी, 1600 दासियां भी श्रीलंका से भारत आ जाती है, मेवाड़ आ जाती है। ठीक है, अब ये जो दास दासियां हैं, जब पुराने जमाने में शादी की जाती थी तो दहेज में दास दासियां भी दी जाती थी और इस प्रथा को कहा जाता था डावरिया प्रथा। ठीक है, डावरिया प्रथा किसे कहते हैं? तो जब किसी राजकुमारी की शादी की जाती थी तो उसके साथ में दहेज में दास दासियां दी जाती थी, इसी दास दासी देने की प्रथा को ही डावरिया प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो रानी पद्मनी बैठक लेती है, इस बैठक में मेवाड़ के सारे सरदार प्लस गोरा प्लस बादल भी शामिल होते हैं। गोरा और बादल कहते हैं कि भाई देखो, रानी पद्मनी को तो हम नहीं सौंपने वाले अलाउद्दीन खिलजी को, क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने मेवाड़ की आन के लिए हम लड़ते हुए बलिदान हो जाए। तो ऐसी बात, मतलब ऐसी निर्णय लिया जाता है इस बैठक के अंदर। यहां पर रानी पद्मनी भी एक चाल चलती है। रानी पद्मनी अलाउद्दीन खिलजी के पास में एक संदेश भिजवाती है और इस संदेश में वो दो शर्तें रखती है। पहली शर्त रानी पद्मनी ये रखती है कि देखो, मेरे साथ में 1600 दासियां आई थी। ठीक है, तो जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो इन 1600 दासियों को अपने साथ लेके जाऊंगी, इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 1600 डोलियां निकलेगी। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये रखी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रानी पद्मनी के साथ में 1600 दासियां जाएगी, जिनके लिए 1600 डोलियों की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1600 डोलियों की व्यवस्था की जाती है। दूसरी शर्त ये रखती है रानी पद्मनी कि इन डोलियों की तलाशी मुस्लिम सैनिकों के द्वारा नहीं ली जाएगी। ठीक है, और तीसरी शर्त रानी पद्मनी के द्वारा यह रखी जाती है कि जैसे ही डोलियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर निकलेगी, रावल रतन सिंह को आजाद करवाना पड़ेगा, मतलब तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इन तीनों शर्तों को मान लेता है। ठीक है, तो जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग से 1600 डोलियां बाहर आती है तो उसी समय रावल रतन सिंह को छोड़ दिया जाता है। रावल रतन सिंह जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जैसे ही रावल रतन सिंह प्रवेश करते हैं, इन डोलियों के अंदर छुपे हुए राजपूत सैनिक, ये डोलियां जो है 1600 डोलियां, इनके अंदर कोई रानियां नहीं होती है, इसके अंदर राजपूत सैनिक होते हैं जो वस्त्र फाड़ते हैं और योद्धा के रूप में बाहर निकल कर आते हैं और मुस्लिम सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। ठीक है, और इन डोलियों के अंदर ये गोरा और बादल भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो 1600 डोलियां हैं जिनमें 1600 सैनिक हैं, ये युद्ध करते हुए सारे के सारे शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इसमें गोरा और बादल भी मारे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात पता चलती है तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है,
तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आक्रमण करने के पश्चात में रावल रतन सिंह जो है वो केसरिया करते हैं। केसरिया का मतलब ये हो गया कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाना, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाना, या तो विजय मिले या मृत्यु मिले। तो रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं। रानी पद्मनी, रानी पद्मनी प्लस ये जो 1600 दासियां हैं ये क्या करती हैं, ये अग्नि कुंड में कूदकर जोहर कर लेती हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अलाउद्दीन खिलजी का 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल देता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर इसका नाम वो खिजराबाद कर देता है। ठीक है, और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सौंप देता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई रावल रतन सिंह की। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि चित्तौड़ का या मेवाड़ का पहला साका कब हुआ है, तो मेवाड़ का पहला साका हुआ है 26 अगस्त 1303 को। साका का मतलब क्या होता है, साका का मतलब होता है कि पुरुष तो केसरिया करें और महिलाएं जोहर कर ले। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। मेवाड़ में 3 साके हुए हैं, तो पहला साका जो है वो 1303 में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है, रावल रतन सिंह के। आक्रमणकारी कौन था, ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होगी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान। देखो ये जो चित्तौड़ आक्रमण है, चित्तौड़ आक्रमण के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए। पहला कारण जो है वो माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का दरबारी था। इसने 1540 में ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है, पद्मावत 1303 की घटना है और इस ग्रंथ की रचना नियर अबाउट 250 साल बाद हो रही है। इस ग्रंथ को काल्पनिक माना गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण रानी पद्मनी को प्राप्त करना था। ठीक है, लेकिन एक विद्वान और है जिनका नाम है जीएच ओझा। जीएच ओझा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि पद्मावत जो है ये एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ लेकिन रानी पद्मनी के कारण नहीं हुआ। देखो रावल रतन सिंह जो था ना, रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 तक था। नियर अबाउट 1 साल इसका शासनकाल था। अब 1 साल में ये मतलब वहां सिंहल द्वीप चला गया, वहां बेस बदल कर रह भी लिया, वहां से पद्मनी से शादी करके भी आ गया। तो इतनी घटना 1 साल में होना पॉसिबल नहीं होता है। तो जीएच ओझा जो है वो सीधे सीधे इस मत को खारिज कर देते हैं। जीएच ओझा कहते हैं कि मेवाड़ के सामरिक महत्व के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। तीसरे जो विद्वान है उसका आपको ध्यान रखना है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसकी सारी बातें झूठी नहीं है, कुछ कुछ बातें इसकी झूठी है। तो जो दशरथ शर्मा है थोड़ा बहुत मलिक मोहम्मद जायसी से सहमत दिखते हैं। ठीक है नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट जो तर्क आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है मुनोद नैन्सी। मुनोद नैन्सी का मत, मुनोद नैन्सी कहते हैं कि देखो अलाउद्दीन खिलजी है इसका कब्जा गुजरात के अंदर था और गुजरात जाने के मार्ग के ऊपर चित्तौड़ पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतकर गुजरात तक के सारे मार्ग को अपने अंडर में करना चाहता था, इसीलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। हाँ, इसका एक कारण रानी पद्मनी का सौंदर्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों मत आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान।
अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान कब हुआ है? 1308 में हुआ है। ठीक है, देखो जो सिवाना दुर्ग है ना, सिवाना दुर्ग, इसे जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की और जालोर के शासक कानड़ देव की नहीं बनती थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग को जीतना चाहता था, लेकिन जालोर दुर्ग को जीतने के लिए पहले सिवाना दुर्ग को जीतना जरूरी था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना पर आक्रमण करता है, मतलब आक्रमण पहले जालोर पर होता है, लेकिन वो घेरा काफी समय तक चलता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना दुर्ग को जीतता है। कब जीतता है? 1308 के अंदर जीतता है। ठीक है, सिवाना का जो शासक है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। सिवाना का शासक है शीतल देव, या आपको एक नाम इसका सातल देव भी देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? दिल्ली में बैठा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं आता, अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है हमला करने के लिए। ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग जो है ये आता है और सिवाना दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल देता है। ठीक है, तो अंदर राजपूती सेना है और बाहर जो है वो पूरा का पूरा मतलब तुर्की सेना ने इनको चारों तरफ से घेर रखा है। ये वही घेरा 3, 4, 5, 8 महीने चलता है। और उसके बाद में कमालुद्दीन गुर्ग है, इसके हाथ में सिवाना में भी एक गद्दार लग जाता है और उस गद्दार का नाम है भांवले पंवार। ठीक है, भांवले पंवार नाम का एक गद्दार इनके हाथ में लग जाता है। अब ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग के अंदर एक तालाब है, इस तालाब का नाम है भांडेलाव, भांडेलाव तालाब। ठीक है, ये भांवले पंवार कमालुद्दीन गुर्ग के कहने पर इस भांडेलाव तालाब में गो रक्त डाल देता है। ठीक है, तो गो रक्त से ये क्या करता है? इस तालाब को दूषित कर देता है। अब राजपूतों के पास में पीने का पानी नहीं है, तो राजपूतों के पास में और कोई भी चारा नहीं रहता है। राजपूतों को सिवाना दुर्ग छोड़कर बाहर आना पड़ता है और जो बाहर तुर्की सेना बैठी है उसके साथ में युद्ध करना पड़ता है। तो इस युद्ध में शीतल देव चौहान जो है ये केसरिया करते हैं और इनकी पत्नी है जिनका नाम है मेना दे, मेना दे, मेना दे जौहर करती है। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग में भी साका हो जाता है। 1308 में जाकर सिवाना दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप देता है। यानी कि यहाँ का जो प्रशासक है वो किसको बना रहा है? कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बना रहा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना कि अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है, खैराबाद। ठीक है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, चित्तौड़ सौंप रहा है खिजर खां को। रणथंभौर का नाम नहीं बदलता है, लेकिन रणथंभौर उल्कू खां को सौंप देता है। ठीक है, और चित्तौड़ का दुर्ग खिजर खां अपने पुत्र को सौंपता है और चित्तौड़ का नाम रख देता है खिजराबाद। इसी तरह ये सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है और सिवाना दुर्ग को सौंप देता है कमालुद्दीन गुर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो नेक्स्ट अभियान हुआ है वो हुआ है जालोर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभियान अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान। ठीक है, कब हुआ है? 1311 में। यानी जालोर के ऊपर जो कब्जा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का वो कब हुआ है? 1311 में हुआ है। देखो जालोर जो है, जालोर का शासक है कान्हड़ दे, कान्हड़ दे, कान्हड़ दे चौहान। ठीक है,
और यहां दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में बैठा है हमारे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सेम वही बात, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात के ऊपर अधिकार था, तो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है। ठीक है, शाही सेना भेजता है, तुर्की सेना को भेजता है। ये तुर्की सेना गुजरात पर हमला करती है और सोमनाथ मंदिर को लूटपाट करती है। सोमनाथ मंदिर को लूटती है और वहां का जो शिवलिंग है उसको टुकड़े करती है और टुकड़े करके अपने साथ में लेकर जा रही होती है। वापस से कहां जा रही होती है? दिल्ली जा रही होती है। इनके साथ में सोमनाथ के शिवलिंग के टुकड़े भी हैं, और जो ये क्या है कि दिल्ली ले जाते और मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगाना चाहते थे। ठीक है, ये बात पता चलती है जो कानड़ दे है, कानड़ दे का सेनापति है जिसका नाम है जेता देवड़ा। ठीक है, ये बात कानड़ दे के सेनापति जेता देवड़ा को पता चलती है कि भाई ये लोग अपने साथ सोमनाथ का शिवलिंग भी लेके जा रहे हैं। तो जेता देवड़ा इस चीज से नाराज हो जाता है। जेता देवड़ा इस शाही सेना पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, आक्रमण करके जो शिवलिंग के टुकड़े हैं उनको छुड़ा लेता है, और 5 टुकड़े थे तो 5 अलग अलग मंदिरों में स्थापित करता है और 5 महादेव के मंदिर बनवा देता है। ठीक है, ये खबर जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है कि कानड़ दे के सेनापति जेता देवड़ा ने मेरी सेना पर आक्रमण किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी कानड़ दे चौहान से नाराज हो जाता है और कानड़ दे चौहान को दिल्ली आने का आदेश देता है कि आजा भाई, दिल्ली आजा, मिल ले मेरे से, तूने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो कानड़ दे शुरू में तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर देता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक अजमेर का सूबेदार होता है, अजमेर का सूबेदार। ठीक है, अजमेर का सूबेदार कानड़ दे के पास में जाता है और कानड़ दे को समझाता है कि देखो भाई कानड़ दे, अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाओ, उससे मिल आओ, क्योंकि अगर वो मिलने आएगा तुमसे तो तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उससे मिलने के लिए कानड़ दे रवाना हो जाता है। ठीक है, अजमेर के सूबेदार का भी आप नाम याद रखना, इसका नाम था किवात उल मुल्क। ठीक है, तो किवात उल मुल्क के समझाने पे कानड़ दे चौहान दिल्ली जाता है, अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से समझौता न कर कर उसको चुनौती देकर वापस लौट आता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है, लेकिन उसकी अधीनता मानने की अपेक्षा अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर वापस लौट आता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जैसे कि मुणोद नैन्सी, प्लस सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन, ये कहते हैं कि कानड़ दे खुद नहीं गया, कानड़ दे ने अपने पुत्र बीरम दे को अलाउद्दीन खिलजी के पास में भेजा था। ठीक है, देखो ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कानड़ दे खुद गया था और चुनौती देकर वापस लौट आया था, और कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि कानड़ दे खुद नहीं गया था, कानड़ दे ने अपने पुत्र बीरम दे को अलाउद्दीन खिलजी के पास में मिलने के लिए भेजा था। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। ठीक है, फिरोजा बीरम दे से प्रेम करती थी और फिरोजा बीरम दे से विवाह करना चाहती थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम दे के सामने ये शर्त रखी कि अगर तुम्हें फिरोजा से विवाह करना है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। ठीक है, बीरम दे इस्लाम कबूल करने से मना कर देता है और दिल्ली दरबार को छोड़कर वापस से ये जालोर आ जाता है। ठीक है, इधर फिरोजा बीरम दे के प्यार में एकदम पागल हो जाती है और रोने गाने लगती है। तो अलाउद्दीन खिलजी बीरम दे को पकड़ने के लिए फिरोजा की एक दासी है, दासी समझ लो या इसकी गवर्नर समझ लो या इसका लालन पालन करने वाली समझ लो आप। ठीक है, धाय मां समझ लो।
ठीक है। फिरोजा की धाय मां थी जिनका नाम था गुल विहस्त बेगम, गुल विहस्त बेगम। इन गुल विहस्त बेगम के नेतृत्व में एक सेना भेजती है और इस सेना को कहती है कि इस बीरम देव को जीवित पकड़ के लाना है। ठीक है। तो गुल विहस्त बेगम जो है ये बीरम देव को पकड़ने के लिए सेना लेकर रवाना होती है। गुल विहस्त बेगम और बीरम देव की सेनाओं के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है। इस युद्ध में बीरम देव मारा जाता है। ठीक है। बीरम देव की मृत्यु की सूचना जब फिरोजा को पता चलती है तो फिरोजा दुखी हो जाती है और यमुना में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। ठीक है। तो फिरोजा भी समाप्त हो जाती है। फिरोजा का एक नाम आपको गजाला भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा या गजाला। जब बीरम देव मारा जाता है तो इस दुख में ये भी दुखी हो जाती है और यमुना में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। अब तो अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव के ऊपर भयंकर तरीके से नाराज हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव के पर अधिकार करने के लिए, मतलब जालोर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए सेना को रवाना कर देता है। ठीक है। अरे ये अजमेर का जो सूबेदार है इसका नाम है आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कानड़ देव अजमेर के सूबेदार आइन उल मुल्क के समझाने पर दिल्ली जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर वापस लौट आता है। उसके बाद में कुछ इतिहासकार जैसे मोनोद नैन्सी और सूर्यमल मिशन ये कहते हैं कि कानड़ देव खुद नहीं जा रहा है, कानड़ देव अपने पुत्र बीरम देव को दिल्ली भेज रहा है अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में। ठीक है। और वहीं बीरम देव की मुलाकात होती है फिरोजा या गजाला से और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बीरम देव को इस्लाम कबूल करने को कहता है, बीरम देव इस्लाम कबूल करने से मना कर देता है। ठीक है। और वापस से जालोर आ जाता है। फिरोजा रोने गाने लगती है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा की जो दासी है, गवर्नर है, महाजन है, जो भी है, मतलब इसको पालने वाली गुल विहस्त बेगम के नेतृत्व में सेना भेजता है। और इस सेना का उद्देश्य बीरम देव को जीवित पकड़ना होता है, लेकिन इस युद्ध में युद्ध करते हुए बीरम देव मारा जाता है। ये खबर जब फिरोजा या गजाला को पता चलती है तो वो भी दुखी हो जाती है, यमुना में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी अब एकदम भयंकर नाराज हो गया है कानड़ देव के ऊपर और कानड़ देव के ऊपर ये अभियान भेजेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जालोर पर अभियान। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर के ऊपर अभियान भेजता है। ठीक है। वही क्या करती है, तुर्की सेना आकर जालोर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेती है। राजपूत दुर्ग के गेट बंद करके, द्वार बंद करके महल के अंदर, दुर्ग के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अंदर तो राजपूती सेना है और बाहर चारों तरफ शाही सेना या तुर्की सेना है। ये घेरा काफी समय तक चलता रहा, 2 से 4 साल तक ये घेरा डला रहा और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। ठीक है। तो यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग को एक और गद्दार मिल जाता है। ठीक है। और इस गद्दार का नाम है बीका दहिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जालोर का गद्दार कौन है, तो जालोर का गद्दार है बीका दहिया। ठीक है। बीका दहिया कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर दुर्ग में घुसने का गुप्त मार्ग बता देता है। ठीक है। तो इसी गुप्त मार्ग से जो कमालुद्दीन गुर्ग के साथ में तुर्की सेना आई है वो जालोर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही तुर्की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश करती है, कानड़ देव और राजपूत सेना इसका विरोध करने लगती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कानड़ देव चौहान केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कानड़ देव की पत्नी जिनका नाम था जेतल देव इसमें जोहर करती है। तो जेतल देव के नेतृत्व में महिलाएं जोहर करती हैं और कानड़ देव के नेतृत्व में राजपूत योद्धा केसरिया करते हैं। ठीक है।
1311 में जाकर जालोर दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। ठीक है, जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर देता है। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए तो जालोर दुर्ग का प्रशासक भी किसको बना दिया जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग को बना दिया जाता है। ठीक है, तो कमालुद्दीन गुर्ग के पास में सिवाना का भी दुर्ग है और कमालुद्दीन गुर्ग के पास में जलालाबाद यानी कि जालोर का भी दुर्ग है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो जालोर का दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग में एक संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, संस्कृत पाठशाला जिसका नाम था कंठावरण। कंठावरण एक कंठावरण पाठशाला आपको अजमेर में भी मिलेगी, जिसको तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ठीक है, और एक संस्कृत पाठशाला आपको जालोर में भी मिलेगी, इसका भी नाम कंठावरण है। और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। परमार शासक था भोज परमार। तो इस संस्कृत पाठशाला को अलाउद्दीन खिलजी तोड़वाता है और इसकी जगह अलाई मस्जिद या इसी को तोप खाना मस्जिद कहा जाता है। तोप खाना मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, और इसी जालोर दुर्ग के अंदर फिरोजा का मकबरा बनाता है। ठीक है, तो ये सब मेन बातें हो गई जो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पे अभियान हुए थे। उन चारों अभियानों को आपको ध्यान में रखना है। पहला अभियान हुआ था रणथंभौर के ऊपर, 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। दूसरा जो अभियान हो रहा है वो हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर रावल रतन सिंह के खिलाफ, और मेवाड़ पर 1303 में जाकर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। तीसरा जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है सिवाना पर, और 1308 में जाकर सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। चौथा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर हुआ है, 1311 में जाकर जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं कि कब कहां पर आक्रमण किया है, आक्रमणकारी कौन था और शासक कौन था, सेनापति कौन था, गद्दार कौन कौन थे। तो ये मुख्य मुख्य घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।